हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। मेरा नाम रितिका है और इस चैनल पर मैं सीबीएसई से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। साथ ही बायोलॉजी के क्लास 12th के लेसन अपलोड करती हूँ और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अपने मार्क्स कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं इस पर स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में से अगर आपको किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में बोर्ड का और मार्कर का यूज़ करती हूँ। इस वीडियो में मैंने पीपीटी का यूज़ किया है। यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में बोर्ड और पेन का यूज़ करती हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने पीपीटी का यूज़ किया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उसी हिसाब से आगे की वीडियोस रखूँगी। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसमें 5 मार्क्स, 3 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बायोलॉजी में असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप उस चीज़ को भी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर जब भी डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है, नॉर्मल डीएनए से चेंज होकर सीक्वेंस बदल जाता है डीएनए का, तो हम उसे जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर ये बहुत टाइम समय के बाद हुआ है, बहुत टाइम से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, वो एवोल्यूशन के थ्रू हुआ है, वो चीज़ बहुत अलग है। लेकिन सडन चेंज अगर हुआ है तो वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी में अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाते हैं। अब बात आती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होता है, कॉजेशन। ठीक है, तो अगर म्यूटेशन हुई है जीन में या डैमेज हुआ है क्रोमोसोम को, तो एक या एक से ज्यादा जीन की म्यूटेशन हो गई है या क्रोमोसोम एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम को डैमेज हो गया है, तो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जीन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है? जीन डीएनए पर प्लेस होता है। ठीक है, और जब डीएनए बहुत ज्यादा रैप हो जाता है तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर म्यूटेशन हुआ है जीन्स पर या फिर क्रोमोसोम डैमेज हो गया है तो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर के टाइप्स क्या हैं। मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुनेंगे कि बोर्ड में इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। बोर्ड में इन दोनों में डिफरेंस पूछे जाते हैं कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही इस पर एग्जाम्पल भी बोले जा सकते हैं, जैसे कि गिव एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड मेक अ क्रॉस ओवर इट। ठीक है, इस पर क्रॉस भी बनाने को आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है। जीन है जो भी डीएनए पर, उसमें अगर म्यूटेशन हुई और उसमें ऑल्टरनेशन हो गया डीएनए के सीक्वेंस में, तो उसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, और इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दिल्ली बोर्ड में भी और ऑल इंडिया सीबीएसई में भी। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर नेम्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स? बिकॉज दे फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाती हैं ये डिजीजेस जीन्स के थ्रू, इसीलिए हम इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। और वो ऑल्टरनेशन जीन्स में ही हुई हैं, वो ऑल्टर्ड जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, इसीलिए हम इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी पूछा जा चुका है। 1 या 2 मार्क्स में आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। अगर 3 मार्क में पूछा गया है तो उस एग्जाम्पल के क्रॉस बनाने के लिए या उस एग्जाम्पल पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस या फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखने के बाद हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जब एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम बढ़ जाए, ठीक है, या एक से ज्यादा क्रोमोसोम घट जाए, तो हम उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। या फिर क्रोमोसोम का साइज बड़ा हो जाए, क्रोमोसोम की शेप अलग हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है, उसमें जीन्स में ऑल्टरनेशन हो रहा है, इसमें क्रोमोसोम में हो रहा है। ठीक है, तो अगर इन टोटल ह्यूमंस में अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे ह्यूमंस में होते हैं 46 क्रोमोसोम, तो अगर किसी में 47 हो जाए
तो उसको कोई डिजीज हो जाएगी, या 45 क्रोमोसोम हो जाए तो कोई डिजीज हो जाएगी। ये डिजीजेस हम आगे पढ़ेंगे और काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आपका इस प्रेजेंटेशन को देखने से वो रिवाइज हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी पता लग जाएंगे कि बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर, मैंने बोला था कि जीन में ऑल्टरनेशन हो जाता है म्यूटेशन की वजह से। अब म्यूटेशन कैसे होता है, काफी सारे म्यूटाजेंस हमें पता है। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। यूवी रेज से हमारे डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं, जिससे हमें कैंसर हो सकता है या कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकती है। यूवी रेज के अलावा एक्स रेज या सिगरेट स्मोकिंग या फिर हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि म्यूटाजेंस होते हैं, ठीक है। अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखिए कि म्यूटाजेंस से हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये म्यूटेशन कॉज करते हैं जीन में। फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज, यूवी रेज, ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि म्यूटेटेड जीन कहाँ लोकेटेड होता है। देखो नॉर्मल जीन है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, नॉर्मल जीन है, नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। म्यूटेटेड जीन है तो या तो प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं करेगा या एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। अगर एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो उसका फंक्शन एबनॉर्मल होगा, ठीक है। अब लोकेशन क्या है, जीन्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। जो भी जीन्स म्यूटेटेड जीन्स हैं वो या तो ऑटोजोम्स में प्रेजेंट होंगे या एलोजोम्स पे प्रेजेंट होंगे। हम एलोजोम्स को सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ऑटोजोम्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम नंबर 44 होते हैं, और एलोजोम या तो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब इसी के बेसिस पे हमने देखा है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, नॉर्मल जीन है और वो नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो ब्लू कलर के जीन्स हैं, जो डीएनए आपको दिखाया जा रहा है, ये ब्लू है तो नॉर्मल है, ब्लैक है तो म्यूटेटेड है। अलग अलग कलर से मैंने वेरिएशन क्रिएट करने का कॉज करा है, ठीक है। अगर दोनों, पहली वाली लाइन में आप देखिए, नॉर्मल जीन है, ये दोनों ब्लू है, नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। अब हर चीज नॉर्मल है तो डिजीज क्यों होगी, इसीलिए नो डिजीज। सेकेंड वाला जो है, इसमें एक तो ब्लू है, एक ब्लैक है। अब एक नॉर्मल है, एक एबनॉर्मल है, तो यानी कि प्रोटीन क्या प्रोड्यूस होगा। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, देखिए डिजीज के टाइप पे डिपेंड करता है कि बंदे को डिजीज होगी या नहीं होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर थर्ड वाले केस में हम देखें, दोनों ही जीन म्यूटेटेड हैं तो डिजीज होगी, क्योंकि दोनों ही फॉल्टी जीन प्रोड्यूस करेंगे। अब आपको समझ में आएगा, जो हमारा सेकंड केस था जिसमें एक ब्लू जीन था, एक ब्लैक जीन था, जिसमें एक मैंने ब्लू डीएनए सीक्वेंस लिया था जो कि नॉर्मल था, और जो सेकंड वाला था वो फॉल्टी था। अब उसमें डिजीज होगी या नहीं वो हमें अब पता चलेगा। देखो, ऐसे डिजीजेस जिसमें अगर दोनों ही जीन म्यूटेटेड हो, यानी कि अगर दोनों ही ब्लैक हो तो ही डिजीज होगी, वरना नहीं होगी। देखो, उनको बोलते हैं रेसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर। अगर आप पहले वाले केस में देख पा रहे हैं, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, और उसके बाद डिजीज नहीं होगी, क्योंकि ऐसी डिजीज कॉज करने के लिए, रेसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर होने के लिए दोनों ही फॉल्टी जीन होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाले जो रेसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, ये अगर एक प्रोटीन, एक जीन ठीक है, एक जीन फॉल्टी है तो डिजीज नहीं होगी। अगर दोनों ही जीन फॉल्टी हैं तो ही ये डिजीज होगी। ये कितनी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि एक चांस मिल रहा है उस पर्सन को उस डिजीज से बचने का। लेकिन जो सेकंड वाला केस है, डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, अगर एक भी जीन फॉल्टी निकल आए, दो जीन है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उस पर जो जीन है वो दोनों ही फॉल्टी है तो डिजीज होगी ही होगी। लेकिन अगर एक भी फॉल्टी निकल गया, दूसरे वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल हो अबनॉर्मल हो, डिजीज तो होगी ही। आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर रेसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो दोनों जीन्स को फॉल्टी होना पड़ेगा। लेकिन अगर डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो फर्क नहीं पड़ता, एक ही खराब आ जाए तो भी डिजीज होगी। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि रेसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये ज़्यादा देखने में मिलते हैं, और डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर ये कम देखने में मिलते हैं, ये रेयर डिजीज हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है।
इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने हैं। यूजुअली नहीं पूछा जाता है, लेकिन कई बार नीट में जरूर पूछ लिया जाता है, साथ ही बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत रेयरली पूछा गया है, लेकिन आपको चांस नहीं लेना है, ठीक है। अब मैंने डेफिनेशन के थ्रू बताया है कि कौन सी डिजीज क्या है, ठीक है। ये एक एक मार्क्स में पूछी जा सकती है, आप इसको एक बार देख लीजिए। डोमिनेंट ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब सबसे पहले टर्म्स देखेंगे। डोमिनेंट ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर, पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर, लेकिन इसमें ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल मतलब जो भी जीन्स लोकेटेड होंगे ना, फॉल्टी या नॉर्मल जो भी हैं, वो ऑटोसोम्स पे लोकेटेड होंगे, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम नंबर 44। व्हेन एनी ऑफ द वन ऑफ द टू जीन्स आर फॉल्टी इन द ऑटोसोम क्रोमोसोम, मतलब ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है, और ऑब्वियसली अगर दो जीन्स में से एक जीन फॉल्टी निकल गया और ये डोमिनेंट वाला है, तो यानी कि डिजीज होगी ही। लेकिन रेसेसिव में क्या होता है, व्हेन बोथ जीन्स आर फॉल्टी एंड द फॉल्टी जीन्स आर लोकेटेड ऑन द autosomes, therefore they causes disease and are known as recessive autosomal Mendelian disorder, ठीक है। उसमें जो डोमिनेंट ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिसमें हमें एक भी जीन फॉल्टी मिल जाए तो डिजीज हो जाएगी, इसमें हमें दोनों जीन फॉल्टी मिलने चाहिए तो डिजीज होगी, और दोनों कहाँ लोकेटेड हैं, ऑटोसोम्स पर। नेक्स्ट आता है सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब इसमें उससे क्या डिफरेंस है, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर से क्या डिफरेंट है, इसमें जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं फॉल्टी या हेल्दी, हम इसमें बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो इसमें है डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम देखेंगे डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं वो जीन्स, डोमिनेंट मतलब दोनों में से अगर एक भी जीन फॉल्टी निकल गया तो यानी कि डिजीज होगी। व्हेन ओनली वन आउट ऑफ द टू जीन्स on the sex chromosomes are faulty, then disease that happened is known as dominant sex linked Mendelian disorder, ठीक है। recessive sex linked Mendelian disorder, जब हमें दोनों जीन्स फॉल्टी चाहिए डिजीज करने के लिए, तो यानी कि when both the genes on the sex chromosome present are faulty, it is known as recessive sex linked Mendelian disorder। ये प्लीज आपको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया, थोड़ी सी वीडियो पीछे लेके जाइए, आपको दोबारा से सुनना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको पिछला समझ में आया है तो ही अभी से वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, यानी कि एक्स लिंक्ड मतलब सेक्स लिंक्ड। देखिए, अब आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाएगा कि स्टेट टू डिजीजेस विच आर सेक्स लिंक्ड या स्टेट टू डिजीजेस विच आर एक्स लिंक्ड, मेंशन द क्रॉस ओवर देम। इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली हम डिजीज देखेंगे हीमोफीलिया। इसमें जो पॉइंट्स हैं उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हीमोफीलिया को सबसे पहली बात रॉयल डिजीज क्यों बोला गया है? रॉयल डिजीज इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ये डिजीज थी, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया इसकी कैरियर थी और उनकी फैमिली में ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो गई थी, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज़ बोला गया है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं लोग कि इसे रॉयल डिजीज़ क्यों बोला जाता है, इसीलिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है ये अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, दैट इज जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। अब हमें पता है ये सारी जितने डिसीजेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये मेंडेलियन डिजीजेस ही हैं। तो ये है रेसेसिव सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। इस डिजीज में बेसिकली हीमोफीलिया में क्या होता है, हम सबको पता है कि अगर कट लग जाता है, कट लगने के बाद यूजुअली हमारे साथ क्या होता है, खरोंच लगी या कट लगा, थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद वो भर जाता है और उसके बाद उसमें ब्लड निकलना बंद हो जाता है, कुछ देर बाद ही ब्लड निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया है तो ब्लड निकलता ही रहेगा। क्यों निकलता रहता है ब्लड? हमारे ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट करने में, यानी कि ब्लड रोकने में। लेकिन अगर किसी की बॉडी में कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स बने ही ना, तो अगर किसी की बॉडी में वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो वो क्लॉट कैसे करेंगे ब्लड को? हीमोफीलिया में यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हीमोफीलिया में ऐसा क्यों होता है? एक फॉल्टी जीन की वजह से। इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉट के लिए, मैंने बताया अभी,
ठीक है। फॉल्टी जीन का नाम है X और सुपरस्क्रिप्ट में H, ठीक है। तो फॉल्टी जीन XH ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इसकी वजह से नहीं बन पाते हैं। अगर हम XN लिख रहे हैं तो वो नॉर्मल जीन है, लेकिन अगर XH है तो वो फॉल्टी जीन है। कुछ हीमोफीलिया जो होते हैं वो दो टाइप के, तो जो हीमोफीलिया होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B। अब इसको याद कैसे करेंगे, आप नाम याद रखिए 8 और 9। पहले कौन सा आता है 8 और बाद में कौन सा आता है 9। पहले क्या आता है A, बाद में क्या आता है B। तो A जो है वो 8 से कॉज होता है पहले वाले से, और B जो बाद में आता है वो होता है बाद वाले से कॉज, यानी कि 9th क्लॉटिंग फैक्टर से। जब 8th क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है तो हीमोफीलिया A होता है, जब 9th क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है तो हीमोफीलिया B होता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक एक मार्क में पूछा जाता है और ऐसी चीजों की वजह से नंबर नहीं गंवाने चाहिए, ठीक है। तो अब जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम फ्लैश हो रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हीमोफिलिक फीमेल कौन सी होती है। दोनों एक्स क्रोमोसोम शो करेंगे और दोनों पर XH दिखाएंगे। XH यानी कि हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम पर। पहली बात तो ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है, तो जब आप लास्ट वाला डायग्राम देख रहे हैं हीमोफिलिक मेल, उसके Y क्रोमोसोम पर मैंने XH या XN नहीं लिखा है, ठीक है। तो अगर कोई फीमेल है जिसके दोनों जीन्स फॉल्टी हैं, दोनों जीन्स फॉल्टी चाहिए हमें रेसेसिव डिजीज के लिए, रेसेसिव सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए, और पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दोनों जीन्स फॉल्टी हैं, क्योंकि दोनों जीन्स फॉल्टी हैं इसीलिए फीमेल क्या होगी डिसीज्ड। जो सेकंड वाला डायग्राम है उसमें ब्लू वाला एक्स क्रोमोसोम देखिए जो कि क्या है नॉर्मल है XN, और जो ब्लैक वाला है वो फॉल्टी है XH। दोनों साथ में रखे जाएंगे। अगर रेसेसिव डिसऑर्डर है तो हमें दोनों क्रोमोसोम फॉल्टी चाहिए, इसमें क्या है सिर्फ एक क्रोमोसोम फॉल्टी है, यानी कि ये क्या होगी नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल को हम कैरियर फीमेल भी बोलते हैं। कैरियर मतलब मैंने वो जीन, अगर मैं हूँ कैरियर फीमेल तो मेरे अंदर XH जीन तो है, यानी कि अगर मैं अगली जनरेशन में पास करती हूँ वो डिजीज को, मैंने अपनी प्रीवियस जनरेशन से लेकर वो जीन को आगे अपनी जनरेशन में पास किया है, तो मैंने उस जीन को कैरी किया है, इसीलिए मैंने उसको बोला है कैरियर फीमेल। मैंने अपने आप को क्या बोला है कैरियर फीमेल। तो ये XN XH होने की वजह से ये है तो नॉर्मल, लेकिन ये आगे पास ऑन कर सकती है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है कैरियर फीमेल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेल, हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल मतलब जो एक है X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम पर ये जीन नहीं होता है, सिर्फ X क्रोमोसोम पर ये जीन होता है। अब मेल बेचारा क्या करे, मेल पर क्या हुआ है सिर्फ एक क्रोमोसोम है, उस पे भी फॉल्टी जीन है, इसीलिए मेल जो है वो डिसीज्ड है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों जो हीमोफीलिया है वो ज़्यादातर मेल्स में मिलता है और फीमेल्स में नहीं मिलता है, और ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए आप सबसे पहले इसमें एक्स लिंक डिसीज को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि हीमोफीलिया या फिर जितने भी एक्स लिंक डिजीज हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के पास सिर्फ एक होता है। एक एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से उस पर भी अगर फॉल्टी जीन आ गया तो उस पर डोमिनेट करने के लिए उसके पास कोई जीन नहीं है, जबकि फीमेल के पास एक चांस है कि उसके पास एक डोमिनेट करने के लिए नॉर्मल जीन अगर दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो उसे डिसीज नहीं होती है, लेकिन बेचारे मेल को हो जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है। अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आप एक आध 2 डायग्राम भी बना दीजिए, चाहे रफ वर्क में ही डायग्राम बना दीजिए, बहुत ज़्यादा सुंदर डायग्राम नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं, लेकिन हाँ आपको डायग्राम ज़रूर बनाने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिससे आपके मार्क्स अपलिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया पर एक क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा हुआ है, इज हीमोफीलिया इन ह्यूमन अ सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद वर्क आउट द क्रॉस एंड सपोर्ट योर आंसर। तो आपको क्रॉस भी बनाने को आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको क्रॉस नहीं बनाना है, आपको क्रॉस भी बनाने को आ सकता है। अब एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हीमोफीलिया के ऊपर ही है। नरेश, अ हीमोफीलिया पेशेंट, फॉरबिड्स हिज डॉटर टू मैरी मोहन who is also hemophilia patient, is नरेश right? तो आपको पता है क्योंकि नरेश खुद हीमोफिलिक है तो उसकी जो डॉटर है वो कैरियर फीमेल, यानी कि हीमोफीलिया के जीन को कैरी कर सकती है। हो सकता है सिम्टम ना शो कर रही हो लेकिन कैरियर फीमेल हो, और उसका हस्बैंड
जो कि हीमोफिलिक है, अगर उसके साथ उसकी शादी हो जाती है तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है हो सकता है कि वो हीमोफिलिक मेल प्रोड्यूस करे। ठीक है, इस हिसाब से आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, अब हम देखेंगे कौन से टाइप की डिजीज है। हम इतनी देर से मेंडेलियन डिसीज तो पढ़ ही रहे हैं। अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज, रेसेसिव डिसीज मतलब ये जो है ये एक्स क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट होंगे ही इसके जीन, साथ ही रेसेसिव यानी कि हमें दोनों जीन्स फॉल्टी चाहिए इस डिजीज को किसी पर्सन में होने के लिए। ठीक है, ये जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं। इसमें क्या होता है, सिम्टम क्या है, पर्सन कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कुछ कलर्स को लेके। यूजुअली क्या कलर होते हैं, ग्रीन और रेड। अगर आप अपनी स्क्रीन पर फ्लैश हुए कलर्स में नंबर पढ़ पा रहे हैं तो यानी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन क्या होता है कि जो कोन्स के, जो हमारी आईज में कोन्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के, ग्रीन कलर के और ब्लू कलर के। ठीक है, तो जो जीन्स कोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, उन जीन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ऑब्वियसली हमारे कोन्स ढंग से नहीं बन पाए हैं। जो हमारी आईज में जो कोन्स हैं जिसकी वजह से हम कलर्स देख पाते हैं, वो कोन्स ढंग से बन नहीं पाए हैं, इसी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो मोस्टली ये मेल्स में होता है और फीमेल्स में कम होता है। सेम वही रीजन है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको वो रीजन बताया। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि पहले वाले एग्जाम्पल में एक्स सी क्या है, फॉल्टी जीन है। एक्स क्रोमोसोम पर अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो वो एक्स सी है, अगर मैंने एक्स एन लिखा है तो वो नॉर्मल जीन है। ठीक है, तो एक्स सी क्या है, कलर ब्लाइंड फीमेल, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर फॉल्टी जीन प्रेजेंट है, इसीलिए डिसीज है। एक नॉर्मल है, एक फॉल्टी है, तो जो नॉर्मल वाला है वो फॉल्टी वाले को डोमिनेट कर जाएगा। एक्स एन विल डोमिनेट एक्स सी, देयरफॉर फीमेल इज नॉर्मल फीमेल या कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल इसीलिए बिकॉज इट कैरीज एक्स सी जीन विच इज फॉल्टी। द फीमेल इज नॉर्मल बिकॉज एक्स एन डोमिनेट्स एक्स सी. It is known as carrier female because it has inherited that gene and can pass from one generation to the next generation. अब जो लास्ट वाला है वो कलर ब्लाइंड मेल इसीलिए क्योंकि मेल बेचारे के पास तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम वो भी फॉल्टी। ठीक है, एक्स सी, मैंने उसमें शायद गलती से एक्स एच लिख दिया है, तो वो होगा एक्स सी जो कि फॉल्टी है, कलर ब्लाइंड एक्स क्रोमोसोम। और दूसरा है वाई क्रोमोसोम जिस पर कोई भी जीन लोकेटेड नहीं है कोन्स फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट होंगे। ऑटोजोम्स क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम नंबर 44 प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, तो पहला डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। अगर अभी तक आपने ध्यान दिया हो तो मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाया है जिसमें मैंने पहले सेक्स डिसऑर्डर्स पढ़ाए हैं, अब मैं ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स पढ़ा रही हूँ। लेकिन अभी तक मैंने कोई भी डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं डिस्कस किया है, अभी तक मैं रेसेसिव डिस्कस कर रही हूँ। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि एग्जामिनर इस हिसाब से आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है और नीट में तो स्पेशली बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। साथ ही इस बार आपके पास असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, उसमें भी इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट की जा सकती है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब हम सबसे पहले हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 तो Fe मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसके बाद उसकी 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। ठीक है, तो जो बीटा चेन होती है वो जो होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, सारी चेन्स प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो बीटा चेन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूटामिक एसिड से वैलिन में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन की वजह से क्या होता है, जो आरबीसीज होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है जो नॉर्मल आरबीसी है वो गोल है। ठीक है, ओवल शेप्ड होती है, और ये ग्लूटामीन से वैलिन के कन्वर्जन के केस में क्या हो जाता है, ये सिकल शेप्ड हो जाती है, एबनॉर्मल शेप हो जाती है। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो गई कि अगर ओवल से एबनॉर्मल हो गई तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड फ्लो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये इसकी शेप ऐसी हो जाती है तो ये ढंग से फ्लो नहीं कर पाते। अब हम देखेंगे इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था जो सिकल सेल एनीमिया ह्यूमंस में हो जाता है, ये एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, इसको एक्सप्लेन करना। देखिए इसमें क्या है
कि सिंगल बेस पेयर चेंज है, GAG से GUG में कन्वर्जन है, जो ग्लूटामीन है उससे वैलीन में कन्वर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट डिजीज हम डिस्कस करेंगे ये है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया आप नाम से याद रखेंगे कि इसमें फिनाइल एलेनीन होगा। फिनाइल एलेनीन जो है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। इस रिएक्शन में जो हमारी बॉडी में होती है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, फिनाइल एलेनीन हाइड्रोलेज, ठीक है। तो जो फिनाइल एलेनीन हाइड्रोलेज जो एंजाइम यूज होता है इस प्रोसेस में, अगर वो एंजाइम ना बने तो सबसे पहले आप सोचिए कि टायरोसिन तो बनेगा नहीं, ऑब्वियसली अगर एंजाइम ही नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। साथ ही फिनाइल एलेनीन जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब इस चीज को अपने माइंड में रखते हुए हम नेक्स्ट बात समझेंगे। अगर वो जीन जो इस एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है वो अगर फॉल्टी होगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है। साथ ही ये टायरोसिन जो है वो भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब टायरोसिन का क्या काम होता है, एक तो मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो हमारी स्किन को कलर देता है, हमारे हेयर को कलर देता है। ऑब्वियसली अगर ये टायरोसिन नहीं बन रहा है तो जो सिम्टम होंगे वो होगा डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर। अब अगर फिनाइल एलेनीन ही एक्यूमुलेट होता जा रहा है क्योंकि कन्वर्जन के लिए कोई एंजाइम ही नहीं है, तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। इससे ज्यादा मेरे ख्याल नहीं पूछा जाएगा। तो इस पर एक 3 मार्क क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन था कि नेम द काइंड ऑफ डिजीज एंड 2 सिम्टम्स दैट आर लाइकली टू अकर इन ह्यूमन इफ म्यूटेशन इन जीन दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एलेनीन हाइड्रोलेज अकर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस हिसाब से आप क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिजीज देखेंगे। तो नेक्स्ट डिजीज जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। जितने भी अभी तक हमने डिसीजेस पढ़ रहे हैं सब क्वालिटेटिव डिसऑर्डर हैं। ये इस टाइप से नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि इसके जीन ऑटोजोम्स पर लोकेटेड हैं। रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि हमें दोनों जीन्स फॉल्टी चाहिए इस डिजीज को होने के लिए। अब देखेंगे ये डिजीज होती क्यों है। में होता क्या है कि अगर जीन्स में म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ग्लोबिन चेंज, जो हमारा हीमोग्लोबिन की जो 4 प्रोटीन चेंज है, जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, उसकी सिंथेसिस में रिडक्शन आ जाए, वो ढंग से चेन नहीं बन पाए हीमोग्लोबिन की, तो क्या होता है, थैलेसीमिया हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की जो अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं, अगर बॉडी में ये ढंग से 2 चेन ना बन पाए तो आरबीसी ढंग से नहीं बन पाएगी। अगर हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बना है तो आरबीसी ढंग से नहीं बन पाएगी। अब आप खुद सोचिए कि आरबीसी का क्या काम होता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। अब आरबीसी ही ढंग से नहीं बनी है तो ऑक्सीजन ढंग से सफिशिएंट अमाउंट में कैरी नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट जो मेलफॉर्म्ड आरबीसी हैं वो ऑक्सीजन सफिशिएंटली नहीं कैरी कर पाएंगी, इसीलिए पर्सन क्या हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा। तो उसका जो सिम्टम है वो है एनीमिया, ठीक है। इस सिम्टम पर भी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जो क्रॉस आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले मेल और फीमेल दिखाए हुए हैं। जो मेल है उस पर जो कैरियर ट्रेट है, अब देखिए आप मेल कैरियर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑटोजोम्स है। ऑटोजोम मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। सेक्स क्रोमोजोम में एक्स और वाई होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसके जो दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है, एक फॉल्टी है एक नॉर्मल है। दो फीमेल है वो भी कैरियर है, एक फॉल्टी है एक नॉर्मल है। पहला वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो दोनों नॉर्मल है, एन और एन एक साथ आ गए हैं, नॉर्मल है। जो दूसरा वाला है उसमें एक नॉर्मल और एक फॉल्टी जीन एक साथ आ गया है, तो जो दूसरा वाला ऑफस्प्रिंग है वो कैरियर है, ठीक है। जो तीसरा वाला है उसमें भी एक नॉर्मल आया है और एक फॉल्टी आया है, वो भी कैरियर है। जो फोर्थ वाला है वो अफेक्टेड है क्योंकि दोनों ही फॉल्टी आ गए हैं। ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, दोनों ही जीन्स अगर फॉल्टी एक साथ आएंगे तो ही डिजीज होगी, वरना एक अगर फॉल्टी आया है तो कैरियर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्रॉस भी समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई आर थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया कैटेगराइज्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो अब मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि जो भी डिसीजेस मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करती हैं, यानी कि जीन्स में जब भी कोई म्यूटेशन होता है
और वो डिजीज हो जाती है, एंड दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यानी कि दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, देयरफॉर दीज डिजीजेज आर नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपको इसी क्वेश्चन में डिजीजेस के सिम्टम यानी कि आपको थैलेसीमिया के और हीमोफीलिया के सिम्टम्स भी पूछे गए थे और इसका क्रॉस भी बनाने को आया था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको क्रॉस, सिम्टम और वो कौन से टाइप की डिजीज़ है ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ है जो मैंने थैलेसीमिया में मिस कर दिया और उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर अल्फा चेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो म्यूटेशन या डिलीशन क्रोमोसोम नंबर 16 पे होगा, और अगर हम बीटा चेन की बात कर रहे हैं तो म्यूटेशन या डिलीशन क्रोमोसोम नंबर 11 पे होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच ऑफ द क्रोमोसोम कैरी द म्यूटेंट जीन्स कॉजिंग थैलेसीमिया इन ह्यूमंस, अभी मैंने आपको बताया है। और इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर कॉज्ड बाय दीज म्यूटेंट जीन्स। तो इस हिसाब से आप पहले जो म्यूटेशन है वो एक्सप्लेन करेंगे क्रोमोसोम नंबर 16 की और 11 की, 16 अल्फा चेन के लिए, 11 बीटा चेन के लिए, और उसके बाद आप पूरा थैलेसीमिया एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोथ थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया आर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, राइट देयर कॉजेज एंड डिफरेंस बिटवीन टू। तो हीमोफीलिया क्यों होता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते हैं, जीन के बारे में आप बताएंगे। फिर आप थैलेसीमिया का बताएंगे कि थैलेसीमिया में क्या होता है, क्योंकि चेन्स प्रॉपरली नहीं बन पाती हैं हीमोग्लोबिन की। थैलेसीमिया का आप बताएंगे कि जो अल्फा और बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, उसकी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है क्रोमोसोम 11 क्रोमोसोम 16 पे। ठीक है, साथ ही आप क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में पढ़िएगा। हीमोफीलिया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करता है और थैलेसीमिया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है। अगर आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो लास्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी तक जितने भी डिसऑर्डर हमने पढ़े हैं वो जीन में म्यूटेशन या डिलीशन या जो भी ऑल्टरनेशन हो रहा है वो जीन में हो रहा है। अगर क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं तो उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये अगर एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का लॉस हो जाए या फिर क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, यानी कि कोई टूट जाए क्रोमोसोम या फिर उसका साइज ऊपर नीचे हो जाए, इस हिसाब से भी प्रॉब्लम हो जाए तो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कैरियोटाइप से डिटेक्ट होते हैं। कैरियोटाइप क्या होता है, जैसे अगर आप हमारे सारे क्रोमोसोम बॉडी से निकालें और उसको एक पेपर पे अरेंज करें उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग और उसके नंबर के अकॉर्डिंग, उसकी शेप के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद जो पूरा आपके पास ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न आ जाएगा उसे हम कैरियोटाइप देखेंगे। अभी आगे एक स्लाइड है उसमें कैरियोटाइप मैंने दिखा रखा है। ठीक है, तो उसके कॉजेशन क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, मियोसिस के टाइम पे जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो मदर सेल से डॉटर सेल में जब क्रोमोसोम जाने होते हैं उसमें क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन हो जाए, एक में तो 3 चले जाए एक में 1 चले जाए, तो इस हिसाब से अगर डिवीजन हो जाए क्रोमोसोम का तो उससे क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो नॉन डिसजंक्शन अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक जो पहला वाला सेल है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम है, ब्लू और रेड से आपको दिखाया हुआ है। मियोसिस 1 हुई तो ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, अब जब ये डिवाइड होने थे तो पहले वाले केस में तो दोनों में एन एन जो आपको दिखाया हुआ है इक्वली डिवाइड हो गए, लेकिन दूसरे वाले में नॉन डिसजंक्शन हो गया। क्यों, पहले वाले में n-1 मतलब जितने भी जाने थे उससे एक कम गया है और सेकंड वाले केस में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया है। तो ऐसे में जो डिसीज होती है उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। आपके सामने जो फोटो में एक बेबी की फोटो है उसमें सारे उसके सिम्टम्स शो हो रहे हैं जो भी डाउन सिंड्रोम में होता है। सबसे पहले आप नीचे देखिए उसके, जो मैं कैरियोटाइप की अभी बात कर रही थी, सारे क्रोमोसोम एक जैसे एक साथ लोकेट कर रखे हैं। पहले वाले जो फर्स्ट क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ हैं, सेकंड में होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ हैं। तो नंबर के हिसाब से, शेप, साइज के हिसाब से सारे क्रोमोसोम जब हम एक साथ एक पैटर्न में लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में। आप नीचे देखिए एक रेड कलर का सर्कल है जिसे मार्क कर रखा है और वो क्रोमोसोम नंबर 21 पे है। ये क्या है, देखिए ये क्या होता है, अगर एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 21 पे
नॉन डिसजंक्शन की वजह से हमने देखा कि इम्बैलेंस हो जाता है क्रोमोसोम जब डॉटर सेल में जाता है, तो इम्बैलेंस हुआ क्रोमोसोम का और क्रोमोसोम नंबर 21 3 हो गए, ठीक है। तो अगर ट्रायसोमी, ट्रायसोमी मतलब 3, ट्रायसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 हो तो हमारा डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ये एग्जाम्पल है ऑटोसोमल ट्राइसोमी का, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पे प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बन जाते हैं? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं, इसमें ट्राइसोमी ऑफ 21 हुई है, यानी कि 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो इन टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ड्यूरिंग द मेडिकल इन्वेस्टिगेशन एन इन्फेंट वाज फाउंड टू पोजेस एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, डिस्क्राइब द सिम्टम द चाइल्ड इज लाइकली टू डेवलप लेटर इन द लाइफ, ठीक है। इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस आपको सिम्टम बताना है और ट्राइसोमी 21 एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें पूछा है अ ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम शोज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, मेंशन द कॉज ऑफ दिस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो आपको ट्राइसोमी 21 एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिजीज देखेंगे। अब हम नेक्स्ट डिजीज देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये भी नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है। इस डिसऑर्डर में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। यूजुअली फीमेल्स में क्या क्रोमोसोम होते हैं, 44 प्लस XX, ठीक है। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम ना हो तो XO, यानी कि एक ऐसी फीमेल जिसके पास 45 इन टोटल क्रोमोसोम हो, क्योंकि 46th क्रोमोसोम जो कि एक एक्स क्रोमोसोम है वो नहीं है, तो जीनोटाइप क्या होगा, एक्सोटाइप। ये एक एग्जाम्पल है सेक्स क्रोमोसोमल मोनोसोमी। मोनोसोमी इसीलिए क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। उसके बाद 2n-1 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्टम क्या है, फीमेल स्टेराइल होगी। स्टेराइल इसीलिए है क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम कम है, जिसकी वजह से इसके पास रूडिमेंट्री ओवरीज। और भी कई सारे सिम्टम होते हैं, लेकिन एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है तो ऑब्वियसली स्टेराइल तो होंगी ही, विद रूडिमेंट्री ओवरीज। सेकेंड सिम्टम है वेब्ड नेक। वेब्ड नेक में क्या होता है, गर्दन इकट्ठी हो रखी होती है, यहाँ से ज्यादा मोटी गर्दन होती है, दिखती नहीं है, ठीक है। तो वेब्ड नेक हो गया। शॉर्ट स्टैचर, हाइट छोटी होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द फिनोमेना दैट लीड्स टू सिचुएशन लाइक एक्सओ एबनॉर्मेलिटी इन ह्यूमंस, हाउ डू ह्यूमन विद एक्सओ एबनॉर्मेलिटी सफर। इसमें बेसिकली आपको नॉन डिसजंक्शन पहले एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद आपको एक्सओ एबनॉर्मेलिटी बताना है, उसके बाद इसमें सिम्टम बताएंगे, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर है जिसने एक मदर का, एक प्रेग्नेंट वुमन का अभी डायग्नोसिस किया है, जिसके फीटस को एक्सो टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हुई है, तो क्या उस पर्सन को, उस फीमेल को अबॉर्शन करा लेना चाहिए। इस हिसाब से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको डिजीज एक्सप्लेन करनी होगी, जिसके लिए आपको 1 मार्क मिल सकता है, और उसके बाद आपके वैल्यू बेस्ड आंसर के लिए आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट डिजीज आपकी आती है वो है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। यूजुअली मेल्स के क्या जीनोटाइप होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, 44 ऑटोजोम्स हो गए, और उसके बाद XY सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए, टोटल 46 क्रोमोसोम। लेकिन क्लाइनफेल्टर्स वाले मेल में क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक एक्स क्रोमोसोम और आ जाता है, तो 44 तो ऑटोजोम्स हो गए, साथ ही XXY ये वाला उनका पूरा जीनोटाइप हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 44 + 3 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो 2n+1 से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2n यानी कि हम डिप्लॉयड हैं, और उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिला है तो +1 लिखेंगे। मेल इंडिविजुअल हैव मस्कुलाइन डेवलपमेंट, मेल है तो मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो होंगे, लेकिन साथ ही कुछ फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, साथ ही वो स्टेराइल होंगे। कुछ और फीचर्स भी होते हैं, आपको सिर्फ ये 2 याद करने हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिम्टम पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, XXY करके आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू आपको आइडिया लगता है, साथ ही कॉन्फिडेंस मिलता है नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट करने का। तो सब्सक्राइब टू स्कूल डेमी, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।